मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद के सभी नगरपालिका, नगर पंचायत, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, मंदिर, चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में रैन बसेरे शेल्टर होम को तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को अस्थायी रैन बसेरे शेल्टर होम में गंदे कब्बल, स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी शीतलहर कड़ी ठंड के दृष्टिगत जनपद में संचालित होने वाले रैन बसेरे शेल्टर होम की समीक्षा के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति जाड़े में खुले नहीं सोएगा। उन्होंने कहा कि जनपद की सभी तहसीलों, प्रमुख बाजारों, चौराहों पर अलाव जलाने एवं लकड़ी सामानों की खरीद हेतु टेंडर प्रक्रिया को तत्काल कराया जाए। उन्होंने कहा कि बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, श्रमिकों, रिक्शा चालकों एवं सब्जी मंडी आदि को चिन्हित कर अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों, स्थानों को स्ट्रीट लाइट की जांच सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक कराया जाए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरा स्थलों को व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कचहरी, बस, रेलवे स्टेशन, रिक्शा, मजदूर स्टैंड पर वॉल राइटिंग एवं फ्लैक्सी चिपकाया जाए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम का मोबाइल नंबर भी प्रमुख स्थानों पर चिपकाया जाए। वहीं बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, सभी नगरपालिका, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, पीडब्ल्यूडी एवं पशुपालन विभाग सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नमामि गंगे परियोजना के तहत जल निगम द्वारा गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन आदि की अब तक प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि कार्यदायी संस्थाओं से आवंटित ग्रामों में अब तक कराए गए कार्यों में संबंध में संस्थावार ब्यौरे तैयार किए गए हैं, ताकि कार्रवाई में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले एजेंसियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि गांव की संख्या के अनुसार एजेंसियों के मैन पावर बढ़ाकर अच्छी प्रगति एवं 100% लक्ष्य हासिल करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि फर्मों के भुगतान हेतु लंबित बिलों के संबंध में जेईई से आज्ञा भी प्राप्त करें तथा 1 सप्ताह से ज़्यादा बिल लंबित न रहे। उन्होंने गांव में बोरिंग, पेयजल आपूर्ति पंप लगाने का कार्य प्रारंभ होने के आदि संबंध में विस्तारित रूप से चर्चा करते हुए जानकारी प्राप्त करते हुए कार्य की प्रगति को बढ़ाने का निर्देश भी दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनंत कुमार शुक्ला, अधिशासी अभियंता जल निगम, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी, इंजीनियर उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के स्थानीय लालगंज डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर ओपी राय का वाराणसी में आकस्मिक निधन हो गया। वाराणसी में निधन होने की वजह से सोसाइटी की एक शोक सभा चरक हॉस्पिटल पर हुई, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज ने कहा कि उनके निधन से सोसाइटी और समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। यह मेरी व्यक्तिगत की क्षति हुई है। शोक सभा में डॉक्टर के.आर. सिंह, डॉक्टर यश उपाध्याय, डॉक्टर प्रदीप कुमार राय, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर राजेंद्र चौहान, डॉक्टर रामचंद्र सरोज देवी सिंह, डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर सुरेश गुप्ता, डॉक्टर सुभाष गुप्ता, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर मनोज प्रजापति, डॉक्टर शंकर, डॉक्टर सतीश चंद्र, सुशील सिंह, आमिर हमजा, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नवीन, समस्त डॉक्टर लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर लूट व छिनैती की घटना का सफल अनावरण करने वाले को महाराजगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पूरा मामला अनिल पुत्र अरविंद निवासी देवारा, थाना महाराजगंज, आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि उसकी बाइक सवार अज्ञातों ने 3 बदमाशों द्वारा वादी की चेन छीनने का प्रयास किया गया, जिससे चेन टूटकर गिर गया। के संबंध में थाना स्थानीय पर 393 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। आपको बता दें कि अनिल यादव पुत्र सुरभान यादव निवासी जमालपुर, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, सुग्रीव निषाद पुत्र ज्योतिलाल निवासी गोपालपुर, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 315 बोर व 1 अवैध जिंदा कारतूस, 315 बोर तथा अभियुक्त अवनीश कुमार यादव पुत्र श्याम सुंदर यादव निवासी जमालपुर, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ को भीलमपुर पुलिया के पास से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां नवागत थाना प्रभारी ने व्यापारियों संग वार्ता कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें कि बीती शाम को नवागत थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने नगर पंचायत अतरौलिया का भ्रमण कर व्यापारियों से वार्ता की तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापारियों को भरोसा दिलाया। व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान तथा दरवाजे पर लाइट की व्यवस्था करने व CCTV कैमरे को सही दिशा में लगाने तथा चालू अवस्था में रखने का निर्देश भी दिया, जिससे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। नगर की प्रत्येक छोटी बड़ी दुकानों पर जाकर व्यापारियों से वार्ता की तथा लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। वहीं व्यापारियों को अपना CUG नंबर देते हुए बताया कि व्यापारी अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। पुलिस हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी। वहीं बाजार में ज्वेलरी व जन सेवा संचालकों से वार्ता कर बताया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दुकान के आसपास बार बार दिखाई देता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। आजमगढ़ एवं अम्बेडकर नगर की सीमा पर लगने वाला पूर्वांचल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोविंद साहब का 231वें वर्ष का मेला 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। कल 2 दिसंबर गोविंद दशमी का स्नान होगा, जिसके लिए जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर के निर्देश पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यह मेला 1 माह तक चलता रहेगा। जो श्रद्धालु मेले में गोविंद साहब का दर्शन करने आते हैं, यहाँ स्थित मंदिर पर खिचड़ी एवं लाल गन्ना चढ़ाते हैं। मेले की तैयारी के लिए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय होता दिखाई दिया। पूर्वांचल की प्रसिद्ध पन्ना लाल की खजला की दुकान भी सजी रही। साथ ही साथ दूर से आए हुए फर्नीचर, लोहे, झूला आदि की दुकानें भी लगनी शुरू हो गई हैं। गोविंद दशमी के दिन पवित्र सरोवर में 3 लाख से 5 लाख लोग डुबकी लगाते हैं। यही खिचड़ी का भोग लगाकर रात गुजारते हैं। पवित्र सरोवर में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। आपको बता दें कि बलिया, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बस्ती, गोरखपुर से काफी संख्या में श्रद्धालु गोविंद साहब पहुंचते हैं। राजेंद्र प्रसाद निषाद, ग्राम प्रधान भगवानपुर मझरिया ने बताया कि गोविंद साहब का मेला लगभग 200 से 300 वर्ष पुराने से लगता चला आ रहा है। यह मेला गोविंद दशमी से लेकर 1 माह तक लगता है। दूर दराज से दुकानदार और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर बाबा की खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस मामले में और क्या कुछ कहा स्थानीय निवासी ने, सुनिए। कल गोविंद साहब मेला का उद्घाटन हुआ है। 1 महीने का मेला रहता है। इसकी क्या मान्यता है, कैसे लगता है और कई दिन तक रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आज काल से इस गोविंद साहब मेले का बहुत बड़ा महत्व है। दूर दूर से लोग आते हैं। बलिया, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, अधिकांश जगहों से लोग आते हैं और बाबा गोविंद साहब को खिचड़ और प्रसाद का चढ़ावा करते हैं। और करीब करीब 1 महीने का लगभग मेला चलता है। इसमें बहुत से दुकानें आती हैं, जिसमें खजला होता है, ऑर्केस्ट्रा है, फिल्म है और थिएटर है। अनेक प्रकार की दुकानें हैं, जिससे लोगों का भरण पोषण होता है। और लकड़ी की दुकानें, लोहे की दुकान, किसी प्रकार अन्य प्रकार की दुकानें होती हैं। बहुत आते हैं। जानवर, घोड़े, हाथी मेले में प्रसिद्ध हैं और बहुत पुराना व्यवसाय है घोड़ा और हाथी का। इसमें मेले में अधिकांश अच्छे किस्म के घोड़े। कल 3 तारीख गुजरनी है। तो इसमें क्या स्नान होता है पवित्र सरोवर में, इसके बारे में बताइए। हाँ, कल जो है पर्व का 2 तारीख को पटोर होता है, 3 को स्नान होता है और बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं। स्नान बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मेले में व्यवस्था भी पुलिस द्वारा की जाती है, अन्य सेवकों द्वारा भी की जाती है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं को मेला में अच्छी व्यवस्था होती है। स्नान करते हैं। हम लोग अतरौलिया के रहने वाले हैं। ये किधर लगता है, हमारे बॉर्डर पे लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा। अतरौलिया से लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम साइड में अम्बेडकर ज़िला और आजमगढ़ ज़िला दोनों बॉर्डर हैं और दोनों ज़िले की पुलिस व्यवस्था सक्रिय रहती है और अच्छी तरीके से सक्रिय रहती है। पूर्वांचल का बहुत प्रसिद्ध मेला है। हाँ, पूर्वांचल का आज काल से बहुत प्रसिद्ध मेला है। बहुत से लोग मनौती मानते हैं, जिनका सफल होता है उस मनौती में, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अतरौलिया क्षेत्र से भी बाद में पुनवासी के बाद मेला तेज चलता है, लेकिन बाहर के मेला जो है पहले 3 तारीख से बहुत ज़बरदस्त मेला
आजमगढ़ एवं अम्बेडकर नगर की सीमा पर लगने वाला पूर्वांचल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोविंद साहब का 231वें वर्ष का मेला 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। कल 2 दिसंबर गोविंद दशमी का स्नान होगा, जिसके लिए जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर के निर्देश पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यह मेला 1 माह तक चलता रहेगा। जो श्रद्धालु मेले में गोविंद साहब का दर्शन करने आते हैं, यहाँ स्थित मंदिर पर खिचड़ी एवं लाल गन्ना चढ़ाते हैं। मेले की तैयारी के लिए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय होता दिखाई दिया। पूर्वांचल की प्रसिद्ध लाल पन्ना लाल की खजला की दुकान भी सजी रही। साथ ही साथ दूर से आए हुए फर्नीचर, लोहे, झूला आदि की दुकानें भी लगनी शुरू हो गई हैं। गोविंद दशमी के दिन पवित्र सरोवर में 3 लाख से 5 लाख लोग डुबकी लगाते हैं। यही खिचड़ी का भोग लगाकर रात गुजारते हैं। पवित्र सरोवर में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। आपको बता दें कि बलिया, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बस्ती, गोरखपुर से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गोविंद साहब पहुँचते हैं। राजेंद्र प्रसाद निषाद, ग्राम प्रधान भगवानपुर मझरिया ने बताया कि गोविंद साहब का मेला लगभग 200 से 300 वर्ष पुराने से लगता चला आ रहा है। यह मेला गोविंद दशमी से लेकर 1 माह तक लगता है। दूर दराज से दुकानदार और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर बाबा की खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस मामले में और क्या कुछ कहा स्थानीय निवासी ने, सुनिए। कल गोविंद साहब मेला का उद्घाटन हुआ है। 1 महीने का मेला रहता है। इसकी क्या मान्यता है, कैसे लगता है और कई दिन तक रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आजकल से इस गोविंद साहब मेले का बहुत बड़ा महत्व है। दूर दूर से लोग आते हैं। बलिया, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, अधिकांश जगहों से लोग आते हैं और बाबा गोविंद साहब को खिचड़ और प्रसाद का चढ़ावा करते हैं और करीब करीब 1 महीने के लगभग मेला चलता है। इसमें बहुत से दुकानें आती हैं, जिसमें खजला होता है, ऑर्केस्ट्रा है, फिल्म है और थिएटर है। अनेक प्रकार की दुकानें हैं, जिससे लोगों का भरण पोषण होता है। और लकड़ी की दुकानें, लोहे की दुकान, किसी प्रकार अन्य प्रकार की दुकानें जानवर होती भी हैं। बहुत आते हैं। जानवर, घोड़े, हाथी मेले में प्रसिद्ध हैं और बहुत पुराना व्यवसाय है घोड़ा और हाथी का। इसमें मेले में अधिकांश अच्छे किस्म के घोड़े। कल 3 तारीख गुजरनी है। तो इसमें क्या स्नान होता है पवित्र सरोवर में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, कल जो है पर्व का 2 तारीख को पटोर होता है, 3 को स्नान होता है और बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं। स्नान बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मेले में व्यवस्था भी पुलिस द्वारा की जाती है, अन्य सेवकों द्वारा भी की जाती है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं को मेला में अच्छी व्यवस्था होती है। स्नान करते हैं। हम लोग अतरौलिया करने वाले हैं। ये किधर लगता है? हमारे बॉर्डर पे लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा। अतरौलिया से लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम साइड में अम्बेडकर ज़िला और आजमगढ़ ज़िला दोनों बॉर्डर हैं और दोनों ज़िले की पुलिस व्यवस्था सक्रिय रहती है और अच्छी तरीके से सक्रिय रहती है। पूर्वांचल का बहुत प्रसिद्ध मेला है। हाँ, पूर्वांचल का आजकल से बहुत प्रसिद्ध मेला है। बहुत से लोग मनौती मानते हैं, जिनका सफल होता है उस मनौती में, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अतरौलिया क्षेत्र से भी बाद में पुनवासी के बाद मेला तेज चलता है, लेकिन बाहर के मेला जो है पहले 3 तारीख से बहुत ज़बरदस्त मेला। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर होने से नगर पंचायत अतरौलिया के नहीं बन पाए बिजली की फाल्ट। आपको बता दें, हड़ताल खत्म होने के बाद ही बिजली सुचारू रूप से चालू होने की संभावना है। पूरा मामला आपको बता दें, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों का आज चौथा दिन भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान में प्रदेश के समस्त बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दिए हैं, जिसके चौथा दिन कर्मचारियों का कार्य बंद रहा। अतरौलिया स्थित विद्युत सब स्टेशन के टाउन फीटर के अंतर्गत पड़ने वाले नगर पंचायत के निरीक्षण भवन के सामने केबल फॉल्ट होने की वजह से तकनीकी खराबी के कारण विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बाधित रही, जिसके कारण किसानों तथा आम जनता को भी बिजली संकट से पूरे दिन जूझना पड़ा। क्षेत्र के किसान बिजली संकट को लेकर चिंता में हैं। वहीं बिजली कर्मियों का अनिश्चितकालीन
कार्य बहिष्कार चौथा दिन भी जारी रहा। प्रदेश भर के विद्युत कर्मचारियों ने पूरे दिन कार्य का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि ऊर्जा नियमों में 29 नवंबर से प्रारंभ अनिश्चितकाल कार्य बहिष्कार के आज दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। प्रदेश के विद्युत कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर तथा अभियंताओं ने कार्य बहिष्कार किया तथा ऊर्जा नियमों के शीर्ष प्रबंधन के रवैया से काफी नाराज दिखे। आम जनता को तकलीफ ना हो, इसके लिए दृष्टिगत कार्य बहिष्कार के चालू चरणों में बिजली उत्पादन, विद्युत उपकेंद्र सिस्टम ऑपरेशन की पाली में तैनात बिजली कर्मियों को कार्य बहिष्कार किया। वहीं आंदोलन से अलग रखा गया। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। आज सुबह से चाचा बिजली नहीं है, हाँ, इसके बारे में बताइए। कर्मचारी हड़ताल पे है, इसके बारे में कर्मचारी 4 दिन से जो है हड़ताल किए हैं और आज ये फॉल्ट हुआ है। कोई कर्मचारी नगर पंचायत में बनाने नहीं आया। सारे लोग परेशान हैं। अगर यही रवैया रही तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब सप्लाई नहीं होगी तो किसान परेशान होंगे। इस समय जो है सिंचाई का मौसम चल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि मतलब हड़ताल के संबंध में कर्मचारियों से जो है सरकार को, जो है अधिकारियों को बात करनी चाहिए। उनकी मांगों पर संज्ञान में लेना चाहिए। जो उचित हो, अनुचित हो, उस पर बात करके इसका समाधान। सवेरे से लाइट कटी हुई है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी का सामना कर घरों में पानी नहीं जा रहा है और जो है जो मतलब मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है और जो छोटे मोटे मतलब काम होते हैं जैसे आटा चक्की है, तेल है, ये सब जो है नहीं हो पा रहा है। जैसे कि लाइट आज रात भर आने की संभावना नहीं है, इससे रात भर कितनी परेशानियां होंगी? बहुत परेशानी होगी। सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। भैया अतरौलिया में आज सवेरे से बिजली नहीं आ रही है, हाल है कर्मचारी बनाने नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हमारा टॉलरिया जो है ये बिजली की समस्या से जूझ रहा है इस समय, और ये 4 दिन से जो हड़ताल हुआ है, इनको कर्मचारी और सरकार को मिलकर अधिकारी सब इसका निस्तारण करके जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करें, इससे परेशानी जो टॉलरिया की दूर हो जाए। अभी बिजली फाल्ट है, अभी कई लोगों का इन्वर्टर भी डाउन हो गया है, कई लोगों का मोबाइल नहीं रिचार्ज हुआ है, चार्ज नहीं हुआ है, इसके बारे में बताइए। जैसे पानी से लेकर हर चीज़ का दिक्कत है, चाहे मोबाइल का हो, चाहे घर में जो है इन्वर्टर का हो, सब परेशानी झेल रहे हैं। और अधिकारी और सरकार को चाहिए लोगों का निस्तारण जो कर रहे हैं और बिजली फाल्ट जो ठीक हो। अगर बिजली अधिकारी नहीं मानते हैं तब तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, संकट तो होगा ही। और भाई बिजली अधिकारी जो है बड़े बड़े इन लोगों को भी चाहिए कि इनका जो है मांगे पूरी कर दे और जो सही तरीके से बिजली जो सुचारू रूप से चालू हो। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को जो मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, आज उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और अभी निर्णय की कॉपी डिटेल का ऑर्डर आएगा हमारे पास, हम उसे देखेंगे। लेकिन जो अभी तक पता चला है, जो अभी तक ब्रीफ में बताया कि 2017-18 वर्ष का जो 17,000 रुपए सैलरी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों को दिया जाना है, ये आदेशित किया गया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। आज के इस फैसले में जो अनुदेशकों का मामला लगातार चल रहा था, अब इसमें डिटेल ऑर्डर आएगा तो ड्यूज के बारे में पता चलेगा और 18, 19, 20, 21 बाद के वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति इंडिकेट किया है कि इनको इस आधार पर आगे दिया जाए। इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि जब 2017 और 18 में हमें 17,000 चाहिए, फिर 19, 20, 21 में तो महंगाई और बढ़ी है, जरूरत और बढ़ी है, ये चीजें तो उस समय भी उसको दिया जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक तरह से डायरेक्ट किया गया है कि उस पर निर्णय ले, उत्तर प्रदेश सरकार सहानुभूति पूर्वक निर्णय ले, जिससे क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अभी 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन दिवस पे कहा था कि लोग इस देश में टीचर डॉक्टर और लॉयर को भगवान मानते हैं। तो मैं समझता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस आशय के साथ भी
टीचर्स के महत्व को, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के महत्व को, उनके जीवन यापन के लिए जो समस्या आ रही थी 9,000 से नहीं हो पा रहा था, अब उसे 17,000 2017-18 का आदेशित कर दिया है और इसी आधार पर अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी आगे के वर्षों के लिए पेमेंट अनुदेशकों को करना चाहिए इसी आधार पर, जिससे कि अपने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षक हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों के भविष्य में, हमारे सबके भविष्य के लिए, हमारा सबका भविष्य बच्चे हैं, उनके लिए उनका योगदान होता है। ऐसे में उनके लिए अति आवश्यकता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उतनी बात मानी और उसका डिटेल ऑर्डर हम देखेंगे, ड्यूज के बारे में क्या उन्होंने कहा है और आगे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानते हुए जो बाद के वर्ष हैं उसका भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भुगतान किया जाए, जो बाकी पैसे हैं, जो ड्यूज हैं, उनको भुगतान किया जाए, जिससे वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें और जो इतने दिनों से भ्रांतियां चल रही थी वो समाप्त हो सके और उनका सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके साथ न्याय हो सके। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां भारत स्काउट एवं गाइड का 5 दिवसीय प्रशिक्षण छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। आपको बता दें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भारत स्काउट गाइड का तीसरे दिन प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा के लिए विद्यालय की बच्चियों को जागरूक किया गया। वहीं एक जागरूकता रैली में विद्यालयों की छात्राओं ने द्वारा 10-10 छात्राओं के लगभग 10 टीम बनाई गई थी। स्काउट गाइड के माध्यम से गाइड का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शिका, यानी रास्ता बताना। भारत स्काउट गाइड रैली को प्रधानाचार्य प्रतिभा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिला संगठन आयुक्त स्काउट अवधेश यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण में माध्यम से विद्यालय की बच्चियों को समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करने का प्रयास प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। 5 दिनों के कैंप में आज तीसरे दिन बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चे भ्रमण के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। यह भ्रमण शंभू माता मंदिर तथा कैलेश्वर धाम पर होगा। वहां पर साफ सफाई के माध्यम से श्रमदान तथा गीत संगीत का कार्यक्रम होगा। समाज में रोड पर हो रही दुर्घटना को रोकने के लिए यातायात नियमों के बारे में जागरूकता एवं समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए समाज को जागरूक करने का प्रयास बच्चों द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर अवधेश यादव, विनोद यादव, कुमारी संध्या, वंदना पटेल, प्रधानाचार्य प्रतिभा, रेखा, वीना पांडे, विद्यालय के बच्चियां, अध्यापिका मौजूद रहीं। आइए सुनाते हैं कि स्काउट अवधेश यादव ने क्या कुछ कहा। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, मैं अवधेश यादव, जिला संगठन आयुक्त स्काउट जनपद आजमगढ़। ये आज जीजीआईसी की बच्चियों को किस चीज़ का परीक्षण दिया जा रहा है, इसके बारे में? इनको स्काउट गाइड में गाइड का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शिका, रास्ता बताने वाले। और इनको इस प्रशिक्षण के माध्यम से सबसे पहली बात समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा की भावना को उत्पन्न करना इनके अंदर, ये प्रयास करते हैं हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से। क्या दिन का कैंप था सर, या कौन सा दिन है इसके बारे में? ये 5 दिन का कैंप था, आज तीसरा दिवस है। तो ये बच्चे आज एक हाइक, जिसको हम भ्रमण कहते हैं, उस पर जा रहे हैं सारे बच्चे, जिसमें शंभू माता मंदिर और आगे कौन सा स्थान मैडम? कैलियर करके स्थान, वहाँ ये बच्चे जाएंगे। कुछ अपना जैसे सफाई का काम, श्रमदान कुछ करेंगे और कुछ गीत संगीत का इनका कार्यक्रम, भजन से रिलेटेड, ये सारी चीजें। किस प्रकार की तख्तियां लिए, किस प्रकार का नारा लगा रहे हैं, क्या है इसमें? ये समाज में जैसे रोड पर तमाम एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो यातायात नियमों से रिलेटेड प्लस पर्यावरण से रिलेटेड, और समाज में जो कुरीतियां हैं जैसे दहेज प्रथा वगैरह हो गया, उनको ख़त्म करने के लिए उनको जागरूक, समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे विभिन्न प्रकार के नारों के माध्यम। खबर आजमगढ़ से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के प्रबंधक धरना दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने धरना देना शुरू कर दिया है। छात्रों ने कुलपति से फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, शुक्रवार को महाविद्यालयों में हुई फीस बढ़ोतरी के विरोध में डीएवी महाविद्यालय में स्थित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय के सामने छात्रों ने धरना दिया। यही नहीं, छात्रों ने वित्त
वित्त विहीन प्रबंधक संघ के अनिश्चितकालीन धरने का भी समर्थन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने कहा कि कॉलेज में गरीब मजदूर किसान परिवार के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इस वर्ष आजमगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति ने फीस में बढ़ोतरी कर दिया है। जो फीस 600 से 700 रुपये लगती थी, अब वह 12 से 1250 रुपये कर दी गई है, जिसमें सभी छात्र परेशान हैं। छात्रों ने मांग किया कि कुलपति ने फीस में जो वृद्धि की है उसे वापस लिए जाने के लिए धरना भी करने को कहा, जिससे कि गरीब छात्र शिक्षा से वंचित न हो। क्या नाम है? रोशनी निषाद। अच्छा, किस लिए धरना प्रदर्शन? हम लोग धरना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे फीस की वृद्धि कर दी, क्योंकि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस 800 की जगह हमसे 1248 रुपया फीस वसूला जा रहा है। सभी बच्चों की आर्थिक स्थिति समान तो नहीं होती है ना। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम सबके हक की लड़ाई है। सभी बच्चे तो एक साथ, किसकी लापरवाही है कि कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है ये। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सब फीस की वृद्धि कम की जाए। क्या नाम है? सपना कुमारी। अच्छा, आप लोग किस लिए धरना प्रदर्शन? फीस की। क्या है फीस? फीस हमारी बढ़ा दी गई है। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों आए हैं? फीस देने के लिए आए हैं। ये सरकारी कॉलेज है ना, तो इसमें इतना फीस लगेगा? बताइए, हम लोग गरीब। 1600 है। इसके पहले कितना था? अभी इसके पहले हम फर्स्ट ईयर के, हमें पता नहीं है कि कितना था, लेकिन ये 1600-1700 हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज है ना, कोई तो ये तो है ना प्राइवेट की हम भरें। हम लोग गरीब घर से आते हैं, इसीलिए ना सरकारी कॉलेज में आए हैं कि हम लोग गरीब बच्चे हैं। इतने दूर से हम लोग आते हैं फीस देने के लिए, तो तब की सरकारी कॉलेज है। सरकारी कॉलेज ना रहे तब प्राइवेट कर दिया जाए। ये लोग पैसा ले लें तो चलिए ले लें पैसा हम लोगों से। कहीं ना कहीं लापरवाही किस लिए है? प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है? किसकी लापरवाही? कुलपति की है। ये इनका बक्सा खाली हो गया, हम लोग भरवा रहे हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम लोग फीस कम करवाइए। अगर फीस नहीं कम होता तो कब तक ये आंदोलन रहेगा? डेट बढ़वाइए इसका। अब हम लोग करवाएंगे, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। जब तक कम लड़ेंगे, जब तक कम नहीं होगा तब तक लड़ेंगे यही। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रोशन यादव है। मैं इस डीएवी कॉलेज का छात्र हूँ। क्या है आप लोग धरना बैठे हैं? देखिए, आजमगढ़ विश्वविद्यालय जो है छात्रों से अवैध वसूली कर रहा है, जो कि इससे पहले पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हम लोग एक साल में 750 रुपया फीस दिया करते थे। लेकिन ये आजमगढ़ विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं, ये छात्रों से सेमेस्टर के तौर पर साल में 1250 रुपया 2 बार वसूल कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर इस महाविद्यालय में गरीब छात्र पढ़ते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो इतनी फीस कहाँ से दे पाएंगे? इसलिए कहीं न कहीं हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा ही सवाल पैदा करती है। इसलिए कहीं न कहीं हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी फीस थी, जो पहले की फीस थी, उसी पे अमल हो जाए।